हुआ चालू। चालू। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीलेश यादव और आज हम एक सीरीज लेक्चर्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्लूइड थेरेपी। तो सबसे पहले देखेंगे कि फ्लूइड थेरेपी का इम्पोर्टेंस क्या है। फ्लूइड थेरेपी के बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम किसी भी सेटअप में काम करते हैं, अगर हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी आईसीयू में काम करते हैं या किसी वार्ड में काम करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से कंडीशन में कौन सा फ्लूइड देना है। जैसे कि अगर पेशेंट फुल्ली डिहाइड्रेटेड है तो वहाँ पे पेशेंट को कौन सा फ्लूइड देना है। अगर पेशेंट कभी हमारे के ओपीडी में आता है जो हाइपोग्लाइसेमिक होगा तो उसमें कौन सा फ्लूइड देना है। पेशेंट को प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव कौन सा फ्लूइड देना है, कितने अमाउंट में कौन सा फ्लूइड दिया जाता है, वो सब चीज़ के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं पता हो हमें कि कौन से कंडीशन में कौन सा फ्लूइड देना चाहिए तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है पेशेंट के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसका किडनी खराब है, यानी कि किडनी काम नहीं कर रहा है, और अगर हमने उसमें ज़्यादा फ्लूइड देने की कोशिश की या हमने उसे ज़्यादा फ्लूइड दे दिया तो उससे क्या होगा कि किडनी वाटर फिल्टर नहीं कर पाएगा और वो वाटर एक्यूमुलेट होते जाएगा काफ़ी सारे जगह पे, जैसे लेग्स में, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में या फिर लंग्स में, और पेशेंट लैंड अप कर जाएगा फ्लूइड ओवरलोड में और वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होगा। या फिर अगर हमें नहीं पता होगा कि हाइपोग्लाइसेमिक में पेशेंट को डेक्सट्रोज देना चाहिए कि नहीं, तो ट्रीटमेंट में डिले हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फ्लूइड कितने अमाउंट में देना चाहिए जो कि बॉडी के लिए हेल्पफुल है और वो आगे जाके कोई टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी में न क्रिएट करे। तो ये सब जानने के लिए हमें फ्लूइड थेरेपी के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नीड क्या है फ्लूइड थेरेपी का। नीड ऑफ फ्लूइड या फिर हम कह सकते हैं वाटर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड की क्या जरूरत है, क्यों हम पानी पीते हैं, क्यों पीना चाहिए, अब उसकी जरूरत क्या होती है। तो सबसे पहले प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम ओवर हीटेड, प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम ओवर हीटेड, मतलब या फिर हम कह सकते हैं ओवर हीट से प्रिवेंट करने के लिए या फिर डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए। डिहाइड्रेशन या फिर ओवर हीटेड मतलब ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा हीट हो जाएगा, किसकी वजह से, पानी निकलने की वजह से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा और बॉडी ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी की ज़रूरत या फिर हम कह सकते हैं फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, डाइजेस्ट फूड, खाना खाने के बाद फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी हमें उतना ही फ्लूइड की जरूरत या फिर वाटर की जरूरत पड़ती है। तीसरा, टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन यानी कि स्टूल पास ना होना, ये कंडीशन होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो वाटर उसमें क्या करता है, तो वाटर जो होता है वो इंटेस्टाइन में जाके जहाँ पे भी स्टूल होता है उसको सॉफ्ट करता है। सॉफ्ट होने की वजह से जो स्टूल होता है वो आसानी से बाहर निकल सकता है। तो इसके लिए कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। चौथा पॉइंट, ब्लड जो है उसका मेन कंटेंट क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड ब्लड में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और उसका काम क्या होता है, ब्लड का काम क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का। तो उसमें जो मेन कंटेंट होता है वो फ्लूइड होता है। तो इसके लिए फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन अराउंड दी बॉडी। पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन सर्कुलेट करने के लिए भी फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चार चीजों के लिए फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम देखेंगे कि फ्लूइड हमारे बॉडी में कितना होता है, उसके कितने सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं वो जानेंगे। तो जैसे कि
total amount of fluid in the body. टोटल अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी जैसे कि एक 100 kg का एक आदमी है, उसके बॉडी में कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है नॉर्मली, वो देखेंगे। तो नॉर्मली कोई भी जो आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, उसके बॉडी में अराउंड 60% ऑफ बॉडी वेट जो होता है वो क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। 60% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि अगर एक 100 kg का आदमी है तो उसके बॉडी में 60 kg, अराउंड 60 kg क्या होगा, वाटर होगा। तो ये जो 60 kg या फिर हम कह सकते हैं 60% ऑफ बॉडी वेट जो वाटर होता है वो काफी सारे कंपार्टमेंट्स में फैला होता है। बॉडी में काफी सारे कंपार्टमेंट्स है, उसमें फैला होता है। तो देखेंगे कि कौन कौन से कंपार्टमेंट में कितना कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इन वेरियस कंपार्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन वेरियस कंपार्टमेंट। तो सबसे पहले टोटल वॉल्यूम कितना होता है, टोटल वॉल्यूम फ्लूइड का कितना होता है या फिर वाटर का कितना होता है, तो वो होता है 60% ऑफ बॉडी वेट। कितना होता है, 60% ऑफ बॉडी वेट। वो दो कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला हम जिसे कहेंगे इंट्रा सेल्यूलर, जो इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड दो कंपार्टमेंट में होता है, डिवाइड होता है। पहला होता है इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड। इंट्रावेस्क्यूलर कंपार्टमेंट में जो प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड भी दो कंपार्टमेंट में होता है या फिर दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और दूसरा होता है ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। तो इस तरह से जो होता है, काफी सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। टोटल वॉल्यूम जितना होता है उसमें से कुछ इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड दो कंपार्टमेंट में होते हैं, इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड दो कंपार्टमेंट में आते हैं, एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि इंट्रासेल्यूलर मतलब क्या है, इंट्रावेस्क्यूलर मतलब क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब क्या है, ये सब चीज के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है। तो जो भी फ्लूइड जो होता है इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। तो इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट कौन सा होता है, तो जो भी फ्लूइड जो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, पूरे बॉडी में जितने भी सेल्स है उसके साइटोप्लाज्म में जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस सब को मिला के हम कहेंगे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, जो कि होता है अराउंड 40% ऑफ बॉडी वेट। दूसरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो जो भी फ्लूइड साइटोप्लाज्म के सेल के साइटोप्लाज्म के अलावा बाहर जिधर भी प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेल, उससे हम कहेंगे आउटसाइड द सेल, उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अभी सेल के बाहर यानी कि वो ब्लड में हो सकता है, लिम्फ में हो सकता है, बॉडी कैविटीज में हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, ब्रेन के किसी कैविटी में हो सकता है, वो सबको हम मिला के बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड।
तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है वो कितना होता है, तो 20% ऑफ बॉडी वेट इतने अमाउंट में होता है। अभी इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ये दोनों डिवाइड होते हैं एक मेम्ब्रेन से, एक मेम्ब्रेन से डिवाइड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है वो किसी मेम्ब्रेन से डिवाइड होते हैं जिसे हम कहते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, एक तो इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड, एक तो एक्स्ट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड। तो जो इंट्रावेस्क्यूलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड, जो एक्स्ट्रावेस्क्यूलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड। तो इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड कौन से होते हैं, तो जो भी फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हम प्लाज्मा बोल सकते हैं, जैसे कि ज्यादातर प्लाज्मा हम बोलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड। जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहेंगे इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड किसे कहेंगे, तो जो भी फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स के बाहर हो, आउटसाइड दी ब्लड वेसल्स, उसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड कहेंगे। जो इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड है वो भी डिवाइडेड रहते हैं या सेपरेटेड रहते हैं बाय कैपिलरी एंडोथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम। जो दोनों सेपरेट किया जाता है बाय कैपिलरी एंडोथेलियम। अभी एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड है वो भी दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक तो होता है ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हम कह सकते हैं कि जो सेल्स के अराउंड में फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड अराउंड दी सेल। जैसे कि अगर ये हम एक सेल लेंगे या फिर काफी सारा सेल लेंगे, टिश्यू लेंगे, तो जो एकदम बाजू बाजू में उसके प्रेजेंट होता है सेल के, उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। जो भी सेल्स या टिश्यू के आजू बाजू में प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड हम किसे कहेंगे, तो ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड हम कहेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड को, या फिर इनर ईयर फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड। ये सारे जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्लूइड का वेरियस कंपार्टमेंट में, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। इसके साथ साथ हम एक और बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे कैटायंस और एनायंस के बारे में। तो कैटायंस क्या होता है और एनायंस क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला चीज कैटायंस और दूसरा एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर आयन को हम क्या कहेंगे, कैटायंस। और नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम क्या कहेंगे, एनायन। तो बॉडी में जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे उसे हम कहेंगे कैटायंस, और बॉडी में जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे उसे हम कहेंगे एनायंस। तो एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं, एग्जाम्पल में आएगा कैटायंस के सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और एनायंस के एग्जाम्पल में आएगा क्लोराइड, बाइकार्बोनेट।
और फॉस्फेट और सल्फेट भी आएगा। तो ये सब चीज़ जो है वो आएंगे कैटायंस और एनायंस में। तो ये बात भी हमें पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, नॉर्मल वाटर बैलेंस इन दी बॉडी। नॉर्मल वाटर बैलेंस बॉडी में कैसे होता है। नॉर्मल वाटर बैलेंस इन बॉडी। वाटर का बैलेंस कैसे होता है, बैलेंस यानी कि जितना पानी हम पीते हैं उतना निकलता है कि नहीं, वो बैलेंस कैसे क्रिएट होता है। तो वो क्रिएट करता है किडनी। किडनी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर बैलेंस के लिए। कितना वाटर बॉडी से एक्सपेल करना है, कितना नहीं करना है, वो सब किडनी के वजह से होता है। तो किडनी मेजर रोल प्ले करता है वाटर बैलेंस के लिए। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो वाटर कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो जैसे कि हम देखेंगे, ये इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट है और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट है। तो इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। तो जो भी हम लोग पानी पीते हैं, जो भी हम लोग पानी पीते हैं ओरल या आईवी रूट से, वो सब कहाँ पे आता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आता है। और जो भी फ्लूइड लॉस होता है यूरिन से, लंग्स में से, स्वेटिंग से, स्टूल में से, वो कैसे होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से लॉस होता है। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के बीच में एक कंपार्टमेंट होता है जो डिवाइडेड रहता है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हेल्प करता है किसमें, पैसिव डिफ्यूजन में। यानी कि अगर यहाँ से कुछ अमाउंट में फ्लूइड चले जाता है और बैलेंस अगर ठीक ना हो तो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में से कुछ फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आ जाता है। फिर से अगर ओरल या आईवी इनटेक हम लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड अगर बढ़ जाएगा तो वो कुछ अमाउंट में अंदर की तरफ इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ चले जाएगा। तो ये बैलेंस रखना इसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आईवी फ्लूइड देने से या ओरल फ्लूइड देने से हम ये चीज़ का बैलेंस रख पाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आईवी फ्लूइड या ओरल फ्लूइड हमें कितना लेना चाहिए, तो उसके लिए ऐसा है कि सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कितना फ्लूइड लॉस होता है और कितना फ्लूइड गेन होता है। इनसेंसिबल कितना फ्लूइड लॉस होता है और इनसेंसिबल कितना फ्लूइड गेन होता है। तो सबसे पहला चीज, इनसेंसिबल फ्लूइड गेन कितना होता है, तो होता है अराउंड 300 ml ऑक्सीडेशन से। किससे होता है, ऑक्सीडेशन से। और इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस कितना होता है, तो होता है अराउंड 1000 ml। 1000 ml किससे किससे होता है, तो होता है स्वेटिंग से, रेस्पिरेशन के वक्त लंग्स से, कुछ अमाउंट स्टूल से पास होते हैं। तो ये सब चीज़ से इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है। और इनसेंसिबल फ्लूइड गेन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन से होता है। तो यानी कि टोटल फ्लूइड लॉस, इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस कितना होता है, तो वो होता है अराउंड 700। अगर हम 1000 से 300 को माइनस करेंगे तो 700 आएगा। तो 700 ml जो है वो फ्लूइड का इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है। तो हमें टोटल कितनी फ्लूइड की जरूरत पड़ती है पर डे में, रिक्वायरमेंट कितना होता है फ्लूइड का, रिक्वायरमेंट कितना होता है, तो नॉर्मली यूरिन आउटपुट जितना हो रहा है प्लस
700 ml जो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है, ये दोनों मिला के इतनी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को चाहिए। अगर समझो कि स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है, जैसे बाहर से आए घूम के स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है, तो इनसेंसिबल लॉस जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर बर्न हुआ है, पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन है, फीवर हुआ है, तो उसमें इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है थ्रू स्वेटिंग। तो स्वेटिंग से ज़्यादा होता है तो इसका अमाउंट बढ़ना चाहिए। तो उस तरह से टैली करके हमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है बॉडी फ्लूइड का वो फुलफिल करना पड़ता है। अगर नॉर्मली भी देखें रिक्वायरमेंट, तो उसका फॉर्मूला इतना होता है कि यूरिन आउटपुट जितना जाता है, अगर यूरिन आउटपुट 1500 ml पर डे जा रहा है, तो उसके साथ और 700 इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस को ऐड करके टोटल मिनिमम 2200 ml फ्लूइड तो देना चाहिए। फॉर एग्जांपल इतना फ्लूइड तो देना चाहिए। उसके बाद कंडीशन पे डिपेंड होता है कि यूरिन आउटपुट हो रहा है कि नहीं, पेशेंट को कार्डियक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, पेशेंट का ऑपरेट हुआ है या नहीं। तो ये सब चीज़ देख के ही हम कौन सा फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, कितने अमाउंट में एडमिनिस्टर करना है, वो सब देखा जाता है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है। तो हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मल वाटर बैलेंस इन दी बॉडी। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि रूट क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड कितने आते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड कितने रूट हैं। तो बेसिकली 6 रूट होते हैं जहां से हम फ्लूइड को एडमिनिस्टर कर सकते हैं या फिर फ्लूइड बॉडी में दे सकते हैं। कितना है, 6 है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो 2 होता है, एक तो ओरल और एक तो इंट्रा वेनियस। ये दोनों मेन होता है। इसके अलावा इंट्रा पेरिटोनियल, सब क्यूटेनियस, इंट्रा मेड्यूलरी और रेक्टल। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितना होता है फ्लूइड का, तो 6 होता है। एक तो ओरल होता है, इंट्रावेनियस होता है, इंट्रा पेरिटोनियल, सब क्यूटेनियस, इंट्रा मेड्यूलरी और रेक्टल। तो ये सब चीज़ के बारे में जानना नहीं ज़रूरी है ज़्यादा, लेकिन ओरल और इंट्रावेनस से हम लोग मेनली फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ओबेइंग है, स्वॉलो कर सकता है, तो उसमें हम ओरल फ्लूइड देते हैं। और इंट्रावेनियस फ्लूइड हम काफ़ी सारे कंडीशन में देते हैं, वो चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें जो देखना है वो है इंट्रावेनियस फ्लूइड के बारे में, कि इंट्रावेनियस वेन्स के थ्रू जो फ्लूइड देते हैं वो कब कब देते हैं, कब नहीं देते हैं, कौन सा देते हैं, कितने अमाउंट में देते हैं। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो अभी इसके बाद हम इंट्रावेनियस फ्लूइड, आईवी फ्लूइड के बारे में देखेंगे कि इसका इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे इंडिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड। इंडिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड, किस किस कंडीशन में हमें आईवी फ्लूइड देना है, इंट्रावेनियस फ्लूइड देना है। जब पेशेंट नॉट एबल टू टेक ओरली, मुंह से अगर कुछ भी फ्लूइड नहीं ले पाता पेशेंट, तो उसे हम आईवी के रूप में देते हैं। किसमें हमें देखने को मिलता है, अगर पेशेंट कोमा में है, एनेस्थेसिया दिया है, कोई सर्जरी हो रहा है, तो ये सब कंडीशन में कैसा होगा, ओरली नहीं ले पाएगा, तो हमें उसे आईवी लाइन के थ्रू देना चाहिए। दूसरा कंडीशन कौन सा होता है, अगर डायरिया है या फिर सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है पेशेंट को, तो क्या होता है कि हम उसे मुंह से फ्लूइड नहीं दे पाते, लेकिन उसके बॉडी में फ्लूइड देना तो ज़रूरी है। तो सबसे इजी रूट और फास्टेस्ट रूट होता है आईवी फ्लूइड, मतलब इंट्रावेनियस, तो आईवी रूट से दिया जाता है डायरिया और वॉमिटिंग में, सीवियर अगर होगा तो। उसके बाद डिहाइड्रेशन,
या फिर शॉक में, जहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट को आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और काफ़ी फास्ट देना होता है। तो इसके लिए ये कंडीशन में हमें आईवी फ्लूइड या फिर इंट्रावेनियस रूट का यूज़ करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में आएगा, अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक है तो उसका लाइफ सेव करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी डेक्सट्रोज देना पड़ता है, ग्लूकोज देना पड़ता है। तो अगर हम आईवी रूट से देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आएगा, कोई भी मेडिकेशंस देने के लिए कोई हायर एंटीबायोटिक्स होता है, कोई भी मेडिकेशन देना होता है तो उसको फ्लूइड में डाल के दिया जाता है। तो थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में अगर रहेगा तो पेशेंट को जाते वक्त थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, वेन्स में ये सब का प्रॉब्लम नहीं होगा, बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा। तो उसके लिए भी फ्लूइड में डिजॉल्व करके दिया जाता है। और 6 पॉइंट है, टू मेंटेन पेरेंटियल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए भी आईवी फ्लूइड का यूज किया जाता है। तो इंडिकेशन क्या क्या है, अगर ओरल नहीं ले पा रहा है तो, डायरिया या वॉमिटिंग है तो, डिहाइड्रेशन या शॉक में है जिसमें फास्ट फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है तो, हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट जिसके अंदर लाइफ सेविंग उसको ड्रग देना है, डेक्सट्रोज देना है, उसमें रूट ऑफ वेरियस मेडिकेशन और पेरेंटियल न्यूट्रिएंट्स। तो ये इसमें हमें इंडिकेट किया जाता है आईवी फ्लूइड। दूसरा चीज होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में किया जाता है, तो सबसे पहला फ्लूइड ओवरलोड अगर रहेगा तो, यानी कि क्या है, पेशेंट अगर फ्लूइड ओवरलोड में रहेगा, फ्लूइड का अमाउंट जो है वो बॉडी में काफ़ी ज़्यादा होगा जो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसा कंडीशन है तो फ्लूइड नहीं देना चाहिए। दूसरा, अगर पेशेंट टॉलरेट कर रहा है ओरल फ्लूइड टॉलरेट कर रहा है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो नहीं देना चाहिए। इसके बाद तीसरा चीज हम देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड क्या है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड, आईवी रूट से, इंट्रावेनियस रूट से अगर हम फ्लूइड देते हैं तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो अगर हम लोकल देखेंगे, मतलब जहाँ पे आईवी सेट लगाया है वहां पे देखेंगे, मतलब लोकल अगर देखेंगे तो वहां पे हिमेटोमा होगा या फिर फ्लीबाइटिस होगा, थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस। हिमेटोमा सूजन वगैरह आ जाएगा, नहीं तो जो उसका वेन्स है जहाँ से हम आईवी दे रहे वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, उसे हम कहेंगे फ्लीबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस जिसे हम कहते हैं। दूसरा, सिस्टमिक में क्या होगा, तो होगा फ्लूइड ओवरलोड। ज्यादा फ्लूइड देने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी में फ्लूइड काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा आईवी फ्लूइड का इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है और कॉम्प्लिकेशंस क्या है आईवी फ्लूइड का।